तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं। लास्ट क्लास में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल चल रहा था। बोर मॉडल अपन स्टार्ट करते हैं। तो बोर मॉडल में ध्यान से सुनना बेटा। बोर मॉडल में आपने लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला था एनर्जी का, मैं उस पर वापस फिर से चल रहा हूं। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, हाफ Zd²/r। ये पहला फार्मूला था। आपने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकाला था, -Zd²/r। और आपने पूरी कुल एनर्जी का फार्मूला निकाला था। कुल एनर्जी का फार्मूला निकाला था -2π² e⁴m Z²/n²h²। ये फार्मूला आपने कंप्लीटली निकाला था फाइनल एनर्जी का। और आपने इसका रिजल्ट लिखा था E =-21.79 × 10⁻⁻19 Z²। ये Z है, Z²/n²। और इसी से रिलेटेड आपने -13.6 Z²/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था और ये जूल पर एटम था। तो इस तरह से आपने ये सारे एनर्जी के फार्मूले कैलकुलेट कर लिए थे। अब हम इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फार्मूला आपने निकाला, इस फार्मूले को याद करना है, अच्छे से लिखना है, कैसे आया हुआ है समझना है। तो सबसे पहली बात, फिर से एक बार चलते हैं। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, या आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और ये इंफिनिटी हो गया लास्ट ऑर्बिट। K L M N 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी। K का N के वैल्यू है ये ऑर्बिट। सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं। ये हाइड्रोजन एटम है और आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 1। अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालिए। ये आपको निकालना, ध्यान देना। तो प्रथम कक्षा का नाम हो गया K। तो यहाँ पे प्रथम कक्षा की जगह आपको K दिया जा सकता है। प्रथम कक्षा के लिए N का मान 1 होता है, तो आपको यहाँ पर N का मान 1 दिया जा सकता है। ये देखिए, प्रथम का बहुत इंपॉर्टेंट बात अब समझा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। आद्य अवस्था इंग्लिश में ग्राउंड स्टेट, GS लिख देता हूं, ग्राउंड स्टेट। जैसे हमारा घर, सपोज ये मेरा घर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर पर मेरा घर हो गया। फिर इसके ऊपर सीढ़ियां लगी हुई है, यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद ये सेकंड फ्लोर हो गया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ये ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था। अब ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसको हम बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। ये जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये कहलाती है प्रथम उत्तेजित अवस्था। हिंदी में बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट।
सेकेंड ऑर्बिट को प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये कहलाती है द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ये लिखना बहुत जरूरी, इन्हीं पर क्वेश्चन आता है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था ये हो गई, तृतीय उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों ये है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। तो अब आपको सबको बात अच्छे से समझ आ रही है। तो अपन कल लिख चुके थे पूरे। अब मैंने लिया सबसे सिंपल हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉनों की संख्या 1 Z1, ऑर्बिट 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। ये जो K है इसको आप 1 नाम देंगे, ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिटल, n का वैल्यू 1, इसी का नाम आद्य अवस्था है। तो मैं यहां पर लिख सकता था प्रथम कक्षा की जगह आद्य अवस्था। आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो अब ये 4 क्वेश्चन बन गए। प्रथम कक्षा बोलिए, n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 हो गया, K हो गया, K शेल हो गया, या आद्य अवस्था। ये प्रथम उत्तेजित अवस्था नहीं है। प्रथम उत्तेजित अवस्था का एकदम मीनिंग हो जाता है सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे टर्म को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ऐसे टर्म को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अब E का वैल्यू -13, अपन सीधा ये ले लेते हैं, बाकी आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। -13.6 इंटू जेड का मान 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये n का वैल्यू 1 का वैल्यू बनेगा 1 का स्क्वायर, और ये आपको मिल गई कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, इसकी ऊर्जा हो गई -13.6। ये अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट देता तो n का मान यहाँ पे आप 2 रख देते हैं और इसका मान हो जाता -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट देता तो इसका मान हो जाता -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लिखते जाना, ये सीधे याद होने चाहिए। ये सीधे याद होने चाहिए। क्यों सीधे याद होने चाहिए? क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल के देख भी सकते हैं, और सीधे याद है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये 13.6 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 3.4 इसका माइनस, और इसका, और अगर आपको तृतीय उत्तेजित अवस्था दी जाए तो ये आ जाएगा आपका 0.85, ये आ जाएगा आपका 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बताओ, ये वाले क्वेश्चन आपसे सब बन जाएंगे। हटा रहा हूं मैं अब इसको। देखो दूसरी बात, अब हमको अगली बात समझना। ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट की ऊर्जा कितनी हो गई 13.6 माइनस साइन, और सेकेंड की कितनी हो गई -3.4। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से, ये देखो आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में इसको भेजना, यहां भेजना, ये यहां पर, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनना, n बराबर से 1 से n बराबर से 2 में भेजें, K से L में भेजें, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजें, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजें। तो ये 3 नाम आपके हो गए, ये 3 नाम हो गए, n 1 से 2, K से L, ग्राउंड स्टेट माने आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजने पर, ठीक है, या संक्रमण होने पर आवश्यक ऊर्जा निकालिए, आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करिए। अब बात कहने को बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बहुत टिल्ट कर दूंगा तो आपको समझ आने लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान से समझिए। आपके सामने आपने E1 निकाल लिया, आपने E1 निकाला, -EN1 लिख देते हैं अपन यहाँ पे, EN1, ये 1 है, ये N1 1 है आपका, ये निकाल लिया आपने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने EN2 निकाल लिया, आपने EN2 निकाल लिया, तरीका आपको मालूम ही है, -3.4। ये देखो, ये तरीका आपको जूल में दे तो ये यूज कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे तो यूज, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही क्वेश्चन आता है, तो दोनों निकाल लिया। अब डिफरेंस, ये क्वेश्चन है आपका ये वाला
कि आप 1 से 2 में भेज रहे हैं, 1 से 2 में भेज रहे हैं, ये लिख दिया मैंने, ये 1 से 2 में। तो n का वैल्यू प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का वैल्यू 2 है, देखिए, और आद्य अवस्था के लिए n का वैल्यू 1 है, और ये आपने निकाल दिया। अब डेली आपको निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा है, ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। हमेशा E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N1 करना। N1 हमेशा छोटा होता है, N2 हमेशा बड़ा होता है। आर्बिट है ये, आर्बिट 1, आर्बिट 2, आर्बिट 3। तो N1 ये देखिए छोटा है और N2 बड़ा है, तो E ऑफ N2 माइनस E ऑफ N2, N1 आप करेंगे हमेशा। ये ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा बड़ी है, ये ऊर्जा छोटी है, और कक्षा के रूप में ये कक्षा बड़ी है और ये कक्षा छोटी है। तो बड़ी कक्षा में की ऊर्जा, बड़ी कक्षा की ऊर्जा में से छोटी कक्षा की ऊर्जा आपको माइनस करना है। और अब ये -3.4 है, -13.6, तो ध्यान दो, ये माइनस प्लस हो गया, इसमें से माइनस किया, ये आ गया +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से सुनना, ये जो संक्रमण हुआ, ये वाला जो संक्रमण हुआ K से L में जो संक्रमण हो रहा है, 1 से 2 में जो संक्रमण हो रहा है, उसको आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को लगी +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ये आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आ गया, ये देखिए, आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में आ गया, और इस ऊर्जा का नाम, इस डेली का नाम हुआ, इसे बोलेंगे प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा या प्रथम उत्तेजन विभव भी बोल सकते हो, प्रथम उत्तेजन विभव, तो दोनों आप बोल सकते हो, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम उत्तेजन विभव। तो ये जो 10.2 है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि प्रथम उत्तेजन विभव क्या होना चाहिए, तो प्रथम उत्तेजन विभव हाइड्रोजन के लिए, एक एक वर्ड पर ध्यान देना, हाइड्रोजन के लिए प्रथम उत्तेजन विभव का मान 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहां आ जाएगा, यहां से यहां आद्य अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में। जब प्रथम उत्तेजित अवस्था में आया तो उसी का नाम हो जाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। तो फटाफट लिखे, बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट लिखिए। इसको बोलेंगे प्रथम उत्तेजन विभव। यदि क्वेश्चन आता हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 में, ध्यान से समझिए, 1 से 3 में मतलब K से M में, K से M में माने आद्य अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, ये प्रथम थी, अब ये द्वितीय कर दी मैंने, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था में भेज दिया। तो बच्चों N3 हुआ, ये N का वैल्यू 3 हुआ, और N का वैल्यू 3 होता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान रख दीजिए, Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1, N का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 3 है। M दें या द्वितीय उत्तेजित, ज्यादातर यही देते हैं, और हम यहाँ जैसे द्वितीय उत्तेजित अवस्था देखते हैं, उत्तेजित अवस्था देखते नहीं, द्वितीय देखते और N का वैल्यू 2 रख देते हैं, और N का वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये मान आता है, ये गलत हो जाता है हमारा आंसर। ये हो गया 1.51, और आप ये -1.51 और प्रथम कक्षा की ऊर्जा माइनस माइनस, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 12, ये 13.6 है, ये 1.51 है, तो अप्रोक्स ये आ जाएगा 12.1 के आसपास, देख लेना निकाल के, 12.01 के आसपास आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहलाएगी द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, इसका नाम हो जाएगा द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा। द्वितीय 13.6 में से 1.51 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 12 पॉइंट समथिंग जो भी आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहलाएगी द्वितीय उत्तेजन विभव। तो इस जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसे हम बोलेंगे द्वितीय उत्तेजन विभव, ये कहलाएगा द्वितीय उत्तेजन विभव। फटाफट लिखें बच्चों, क्लियर हो गया सबको? द्वितीय उत्तेजन विभव का मतलब क्या होता है? द्वितीय उत्तेजन विभव का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया सबको? अब मैं फटाफट लिखना है, फटाफट, ये N3 है।
अब मैं एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी में भेज रहा हूं। ये देखिए इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब अब यहाँ पर कोई नाम नहीं है, इंफिनिटी का मतलब अनंत में भेज दिया आपने, अनंत में, अनंत में आपने भेज दिया। अब जब अनंत में जाएगा तो यहाँ पर अनंत रखिए, यहाँ पर आप अनंत रखिए, अनंत का स्क्वायर अनंत, और अनंत से जब किसी को भाग दोगे तो मान 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा। अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? कल आपको समझाया है कि जब अनंत पर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो नाभिक के आकर्षण में नहीं होता है, नाभिक के आकर्षण में नहीं होता है। तो जब नाभिक के आकर्षण में नहीं रहेगा तो वह कुल ऊर्जा उसकी शून्य हो जाएगी, ये ऊर्जा शून्य है। अब आपने ये इंफिनिटी लेना है, इंफिनिटी -1 करना है, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिल गया। ये कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से आद्य अवस्था से सीधा इंफिनिटी में आ गया, और इंफिनिटी में आने पर नाभिक का आकर्षण पूर्णतः खत्म हो गया। नाभिक का जो आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर पूर्णतः खत्म हो गया, नाभिक का होल्ड खत्म हो गया, तब ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे हम बोलने लगेंगे आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनन विभव कहने लगेंगे, या आयनन ऊर्जा हो गई हाइड्रोजन की। अब बताओ हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा कितनी दिख रही है, साइन देखो, +13.6। तो बच्चों ये जो -13.6 है वही यहाँ पर +13.6 दिख रहा है, माने आयनन ऊर्जा दी जाए, फटाफट लिख लो फिर आगे की बात करते हैं। हो गया क्लियर? यदि इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट से अनंत में, यानी आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान प्रथम कक्षा की ऊर्जा, प्रथम कक्षा की ऊर्जा के बराबर होता है, बट साइन नेगेटिव होता है। जरा देखो किसी भी चीज की आयनन ऊर्जा आपको दी जाए, जैसे हीलियम आयन की आयनन ऊर्जा दी जाए, हाइड्रोजन की आयनन, 1 इलेक्ट्रॉन वालों की बात कर रहा हूं, और वो ग्राउंड स्टेट में हो, तो आयनन ऊर्जा का मान प्रथम कक्षा की ऊर्जा, ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा बराबर से प्रथम कक्षा की ऊर्जा। प्रथम कक्षा की ऊर्जा देखो किसने निकाली थी, -13.6, इसका वैल्यू है -13.6 और आगे लगा ये माइनस, तो ये आपका हो गया अपने आप ही हो गया +13.6। तो कभी आपको आयनन ऊर्जा दी जाए तो आप ये निकाल सकते हो प्रथम कक्षा की ऊर्जा, और आपको सीधी याद होनी चाहिए, तरीका आपको समझा दिया मैंने, ये देखिए ये तरीका आपको समझा दिया। तो आयनन ऊर्जा का मान प्रथम कक्षा की ऊर्जा के बराबर होता है, -13.6, ये माइनस से -10 प्लस हो गया, तो ये आपका आयनन ऊर्जा का मान आ गया। तो क्वेश्चन उल्टा देते हैं कि हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो द्वितीय कक्षा की ऊर्जा निकालिए, ऐसा क्वेश्चन। तो आयनन ऊर्जा से आपने प्रथम कक्षा की ऊर्जा निकाल ली, आपको तो याद ही है 13.6 से माइनस साइन में, और फिर यही फार्मूला लगा दिया, एन का वैल्यू 2 रखा, तो आप ई निकाल सकते हो आसानी से। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया आपको सबका? जल्दी बताओ। अब ये आपको तरीका मैंने समझा दिया। अब फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन की सबसे कम ऊर्जा, ये सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू दिख रहा है पर ये साइन में नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम ऊर्जा फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट में, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट में, उससे ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट में, और सबसे ज्यादा लास्ट इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन
की ऑर्बिट में ऊर्जा, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को सर्कल में डाल दो, तो ऑर्बिट की ऊर्जा बोलिए या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बोलिए, बात एक ही है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माने ऑर्बिट की ऊर्जा ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में ऊर्जा फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम, सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा, ऐसे बढ़ते जाएगी, इंफिनिटी पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये सामने रखिए, देखिए -13.6 सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा 0 होती है इंफिनिटी पर। तो ऊर्जा ऑर्बिट में इस तरह से बढ़ती है, ठीक है। और वैसे भी आपको अभी मैं जब पाउली और हंड और आपबाउ नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इस बात को मेंशन करूंगा। तो ये ऑर्बिट की ऊर्जा है, इस पर ध्यान दे दें, लिख लें। बात क्लियर हो गई सबको, इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में ऊर्जा। चलिए अब मैंने जैसे कि बताया N1 हमेशा कम, लो एनर्जी लेवल है, न्यून ऊर्जा स्तर है, न्यून ऊर्जा स्तर है। और N2 इससे हमेशा ज्यादा उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर होता है N2। N1 अगर 1 है तो N2 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में N1 का वैल्यू यदि आप 1 मान लें तो N2 का वैल्यू 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में N2 का वैल्यू 2 मान लें तो N1 का वैल्यू 2 मान लें तो N2 इक्वल टू 3 या 4 या कोई भी आगे कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। तो N1 हमेशा कम, N2 हमेशा ज्यादा होता है ऑर्बिट में, पहली बात। अब आपको मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो आपने ले लिया डेल ई निकालना है, डेल ई इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1। ये रख दो इसका वैल्यू, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान N2 का स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस, ये माइनस, इसके आगे भी माइनस लगा है, ये माइनस लगा हुआ है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान N1 का स्क्वायर। ये कॉमन ले लो, ये कॉमन है तो आपका ये आ गया डेल ई इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आगे लिख दिया अपन ने, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कॉमन ले लिया। आपको समझ आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो इसको अपन आगे लिख देंगे, और ये तो कॉमन है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट इससे ऊर्जा का प्रश्न सॉल्व कर लेना कि N1 से N2 में पहुंचाया तो कितना, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, फटाफट लिखें। बस ये फार्मूला रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि हीलियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से तृतीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमित करने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी, कितनी ऊर्जा लगेगी? तो आप डायरेक्ट सॉल्व इसी से कर लें। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये लगा दें, और अगर ये जूल में है तो ये वाला वैल्यू रख देना, यहाँ पर ये हटा रहा हूं मैं, सीधा डेल ई का वैल्यू निकालना है 13.6। हीलियम आयन के लिए Z जिसे अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर,
जेड होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 1/n1 स्क्वायर, n1 प्रथम कक्षा दी है, 1 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए तृतीय कक्षा नहीं दी है, तृतीय उत्तेजित अवस्था दी है। तृतीय उत्तेजित अवस्था मतलब n का मान 4, तो यहीं पे गड़बड़ करते हैं आप। तो तृतीय अवस्था नहीं दी है, तृतीय उत्तेजित अवस्था दी है, और तृतीय उत्तेजित अवस्था में n का मान ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर आप कर देंगे, और अब इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/16 हो गया, 1/1, ये 15/16 मल्टीप्लाई कर देना, 13.6 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये 16 है, 16 माइनस 1, तो ये हो गया 15/16, ये इससे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? तो ये आपका आ जाएगा। और यदि आपको यही क्वेश्चन जूल में निकालना हो तो ये वैल्यू आपके सामने रखिए, इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे, 21.79 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर, ये आपका जूल में आ जाएगा। तो आपको फटाफट सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड्स यूज करना है, और अगर कहीं आप भूल जाओ तो फिर आपको ये फार्मूला तो याद ही है, इन फार्मूले से E1 E2 जो भी दी जाए वो आपको वैल्यू निकालना है। बोलो समझ आ गया अच्छे से? बोलो समझ आ गया अच्छे से सबको? तो ये हीलियम आयन के लिए कर सकते हो आप, जिसके लिए करना हो उसके लिए बस जेड चाहिए और N1 N2 चाहिए, और N1 N2 समझने के लिए बस ये थोड़ा सा समझना होता है बस, और ये मैंने समझा ही दिया आपको। तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये आपको बात समझ पूरी आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? इस फार्मूले पर बेस दे, वो इस वाले फार्मूले पर क्वेश्चन है, हीलियम प्लस आयन की, हीलियम प्लस आयन की द्वितीय उत्तेजन, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, हीलियम आयन की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? अब मान लो इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपके आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी इस तरह से दिए जा रहे हैं इस पैटर्न पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों -2π² हीलियम आयन के लिए जेड, हीलियम आयन के लिए जेड होता है 2 का ये स्क्वायर अपान क्या दिया है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, देख लीजिए द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था, इनका वैल्यू 3 है, ये 3 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये होता है 4, ये 8, और ये 8/, ये आपका आंसर आ गया 8/9, है ना? ये हो गया 4, ये इंटू 2 8, और ये स्क्वायर, तो 8/9 π²e⁴m/h², ये आ जाएगा, ये आंसर। ऐसे आपको बी और सी और डी 4 अलग अलग बना के आपको आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको तभी आएगा जब आपको ये बड़ा वाला फार्मूला याद होगा, ठीक है? और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि तुम 2020 का, 2018 19 के सबके पेपर जरूर साथ में देखना, तो तुमको 1-2 क्वेश्चन इस तरह के फार्मूलों पर मिलेंगे। ये ऐसा पैटर्न, ये पैटर्न बतला रहा हूँ। फार्मूले तो कुछ भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, वो आयनिक इक्विलिब्रियम के भी हो सकते हैं, वो किसी के भी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको इस फार्मूले पे, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आपको ये याद है और आप समझ गए हो कि यार हीलियम आयन है तो हीलियम के लिए तो Z2 होता है, और अवस्था द्वितीय उत्तेजित अवस्था दी, एन का वैल्यू 2 नहीं है, एन का वैल्यू 3 है,
तो ऐसी छोटी सी बातें अगर आप समझ लोगे फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। और इसको आप, मैंने बताया आप डायरी बनाना शुरू करें। डायरी में जो फार्मूले बड़े हैं जो याद नहीं रहते हैं उनको आप लिख लें, ठीक है। ज्यादा डायरी भरना नहीं है, कॉपी में ये पूरा लिखना है। डायरी में केवल वो बात जो आपको याद नहीं रह पा रही है बस। तो ऐसा एक चैप्टर में मुश्किल से 5-7 पॉइंट ऐसे रहते हैं जो कभी याद नहीं रहते, उनको याद रखने का डायरी सबसे बेस्ट तरीका होता है, उससे कोई अच्छा तरीका नहीं है। जेब में पड़ी है अपनी, अपने देख लिया फटाफट। तो ये आपका एक पैटर्न हो गया। चलिए अब बात आती है, देखो इधर से आपने इधर से इधर उत्तेजित कराया, तो उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा लगती है। उत्तेजन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, उत्तेजन में माने किसके उत्तेजन में यार, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन में ऊर्जा ऊर्जा लगती है तो उसका साइन, उसका डेल्टा ई जो आता है वो पॉजिटिव साइन में आता है। लगती है, ये बात आपको समझना है, लगती है ऊर्जा। और अनुत्तेजन और इलेक्ट्रॉन के अनुत्तेजन का मतलब होता है वापस आना। ये देखो, यहां से ये वापस आए, यहां से ये वापस आए, यहां से ये वापस आए। जैसे तुम भोपाल से बॉम्बे गए, किराया लगा 1000 रुपये, लगा, ये लगा। और जब तुम वापस आओगे तो भी उतना ही लगेगा, पर एक में लगा बोलोगे तो साइन पॉजिटिव, एक में निकला, यहाँ पे ऊर्जा है, निकल रही है। बोले सर हमें तो बॉम्बे से भोपाल आए तो हमें तो रेलवे स्टेशन वालों ने पैसा नहीं दिया। समझ गए, पैसा नहीं देगा, वैल्यू उतनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के अनुत्तेजन में ऊर्जा निकलती है का मतलब डेल्टा ई का साइन यहां पर तुम्हें निगेटिव मिलेगा ये। और यदि N1 और N2 दोनों समान हो, ये देखो N1 और N2 दोनों समान हो, तो आप जाने में जो ऊर्जा लगेगी वही निकलने में मुक्त हो जाएगी। N1 N2 का मान समान होना चाहिए, ये समान होना चाहिए उत्तेजन और अनुत्तेजन के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहला अगर मान लीजिए फर्स्ट से ये सेकंड में, ये फर्स्ट से हाइड्रोजन में, फर्स्ट से सेकंड में इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी। ये फर्स्ट से सेकंड में जाने पर, ये अपन ने जब यहां भेजा था तो इसमें से इसको माइनस किया था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगी थी, ये साइन प्लस लग गई। और यदि इलेक्ट्रॉन वापस 2 से वापस 1 में आए, तो उतनी ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, पर साइन निगेटिव, निकल जाएगी ऊर्जा। तो जब वापस आता है तो ऊर्जा निकलती है, और जाता है तो ऊर्जा लगती है। और ऊर्जा का मान, इन ऊर्जा का मान बराबर होता है। ये देखिए, ये ऊर्जा हमेशा उत्तेजन और अनुत्तेजन में ऊर्जा बराबर होगी यदि N1 और N2 सेम है। मतलब 1 से 2 में जाए तो 2 से 1 में आए तो ऊर्जा का मान समान होता है। आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऊर्जा का मान समान होगा। उत्तेजन होगा तो साइन प्लस होगा, अनुत्तेजन होगा तो साइन माइनस होगा, निकलेगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने ये बात, पॉइंट पूरा? तो डेली का संख्यात्मक मान समान रहता है, ठीक है। उत्तेजन में साइन प्लस, अनुत्तेजन में साइन माइनस, ठीक है। पर ऑर्बिट वे ही होने चाहिए कि भाई मतलब फर्स्ट से थर्ड में गया तो 12.1 लगी, तो थर्ड से फर्स्ट में आया तो 12.1 निकल गई, साइन नेगेटिव हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा डेली का मान
इसमें सबसे कम डेली, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा डेली। तो सबसे ज्यादा डेली, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट से इंफिनिटी में जा रहा है, फर्स्ट से इंफिनिटी में जा रहा है। तो डेल ई का मान सबसे ज्यादा इसमें होगा, डेल ई का मान सबसे अधिक होगा इसमें। माने मैंने जो लिखवाया था डेल ई 1, डेल ई 2, माने 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, डेल ई 4 और डेल ई आयोनाइजेशन एनर्जी आईपी, ये 1 से इंफिनिटी में। तो 1 से इंफिनिटी में जाए, ये ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। 1 से इंफिनिटी पर ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी में भेजोगे तो सबसे ज्यादा, आपने अब भी कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट, और हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए 10.2 था, ये हाइड्रोजन के लिए 12.1 था, ये आप निकाल लेना, ये हाइड्रोजन के लिए 13.6 था। तो अब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, इसको बोलते हैं द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, इसको बोलते हैं तृतीय उत्तेजन ऊर्जा, और इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। हमेशा आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक रहेगा। तो ये पॉइंट आपको, ये हाइड्रोजन के लिए। तो हीलियम के लिए ये वैल्यू नहीं होगी, ऑर्डर यही होगा, ऑर्डर यही होगा हमेशा। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने उदाहरण हाइड्रोजन का ले लिया है। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑर्बिट देख लें, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से इंफिनिटी, सबसे ज्यादा ऊर्जा फर्स्ट से इंफिनिटी। तो उल्टा समझो, जब आप बाहर आएंगे, जब वापस आएंगे, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें निकलेगी और सबसे कम ऊर्जा इसमें निकलेगी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, किसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए, जितनी ऊर्जा इसमें लगी उतनी निकलेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें लगेगी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें निकलेगी, निकलेगी साइन के साथ। तो अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। डेल्टा ई 4 वाले में ओनली माइनस लगाया है। डेल्टा ई में माइनस नहीं होगा, डेल्टा ई अब भी आपको बोला प्रथम आयनन, प्रथम, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है 2, तो प्रथम उत्तेजन विभव हो गया ये, ठीक है। ये तो ये +10.2 लगेगी आपको इसमें, ये, और सबसे ज्यादा इसमें लगेगी, तो उतनी जितना यहाँ पर लगी उतनी निकलेगी। क्वेश्चन निकलेगे के लिए आएगा कि कौन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई, तो आप यही बताएंगे उल्टा, इंफिनिटी से 1 में ऊर्जा का मान तो बराबर रहेगा। हाँ, ऊर्जा मुक्त नहीं पूछते, मुक्त वो ऐसे ही तो आएगा, मुक्त हुई तो सबसे ज्यादा उसी में मुक्त होगी। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। अगली बात, क्वेश्चन दिया जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम ऑर्बिट में, अच्छे से सुनना, प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकालिए। ये तीनों आपको बतलाना है। तो आपको पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6 इंटू Z² अपान N²। आप ये अगर किलो जूल में दें तो ये, जूल में दें तो ये कर दीजिए, किलो जूल दें तो 1000 से भाग कर दीजिए तो किलो में बदल जाएगा। भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो -13.6, अब बताओ कितना आ जाएगा। तो पहले देख लीजिए, परमाणु दिया हाइड्रोजन, दूसरी देख लीजिए प्रथम कक्षा दी, N का मान 1, हाइड्रोजन परमाणु Z का मान 1,
हीलियम आयन होता तो Z2, लिथियम आयन 2 होता तो Z3 होता। ऐसे आपको हर बार अच्छे से देखना है। या प्रथम कक्षा दी है, आद्य अवस्था दी है, प्रथम उत्तेजित अवस्था नहीं दी है। यदि प्रथम उत्तेजित अवस्था देते तो n का मान 2 हो जाता। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं ध्यान रखने वाली। ये रखा -13.6 हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू भी 1 है। 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये खत्म। ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई पहली बात। अब हमको दूसरी बात करनी है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, कल का आपने एक और इसके पहले आपने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तीसरा एक और बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी। इन दोनों का सम कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने इसका सम किया था, ये 1 Ze² है, ये हाफ Ze² है, ये बड़ा है, साइन में निगेटिव है, तो ये आपका आया था -12 Ze² -12 Ze²/r। ये आपका आया था, देख लो आप कल। तो जितना आपको ये दिख रहा है, ये देखो, उतना ही आपको ये दिख रहा है। ये देखो जो सर्कल में डाला, बट यहां पर साइन है प्लस और यहां पर साइन है माइनस। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोनों का मान बराबर होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोनों का मान बराबर है 13.6। बट काइनेटिक एनर्जी में साइन प्लस और इसमें साइन माइनस होता है। ये देखिए, ये कुल ऊर्जा में साइन माइनस है और काइनेटिक एनर्जी में साइन प्लस है। कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, यहाँ पे कुछ भी दे हीलियम आयन, तो आपको बहुत सही तरीके से समझना है। ये आपका ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एनर्जी का, कुल एनर्जी का। इससे ही तो अपन ने ये निकाला था, इससे ही तो अपन ने आर का मान रख के ये निकाला, इसका सबके मान रख के ये और ये निकाला। तो बच्चों ये आ गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुल ऊर्जा हो गई, ये कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की ये कुल ऊर्जा हो गई -13.6 और काइनेटिक एनर्जी हो गई उतनी ही। बट आप दोनों को अच्छे से देख लो, जो सर्कल में डाला दोनों का वैल्यू बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोनों का मान बराबर होता है, संख्यात्मक मान, पर ये ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक। तो ये मैंने लिख दिया। और इसको देखो, ये सर्कल में डाल दिया अपन ने, ये देखो, और इसको देखो तो यहाँ पर हाफ है, इसका सर्कल अपन नया बना देता हूं मैं। ये देखो, ये Ze²/r, ये सर्कल देखो, तो ये Ze²/r, ये Ze², बस यहाँ पर आधा है, यहाँ पे पूरा है ये। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है उसकी स्थितिज ऊर्जा का आधा होती है और दोनों का साइन निगेटिव होता है। तो उल्टा बोलो, अगर पोटेंशियल एनर्जी बोले तो इस पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 गुना है, ये 1 है, ये आधा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द एनर्जी, बस दुगनी होती है। अब बताओ, 2 और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई का मान कितना है, ये -13.6 है। -13.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका, ये मल्टीप्लाई कर देना आप, कितना आता है, ठीक है। तो उतना माइनस साइन में आ जाएगा। 13 दूनी 26, 1 27, 6 दूनी 12, 27.2, 27.2 करीब आ जाएगा, है ना, इतना ही आएगा ना। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डबल हो गई है, ये डबल हो गई, बट साइन नेगेटिव है। तो अब आपको पॉइंट याद रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी एंड total energy is equal to the kinetic energy, but kinetic energy is positive and total energy is negative। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ लें और सॉल्व ऐसे ही करना है, ये ऐसे करना है। आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते कि यहाँ पे बोले यार गतिज ऊर्जा का फार्मूला तो ये रख दे, तो ऐसे रखते रखते जेड रखोगे, फिर ई रखोगे, फिर आर, बोले आर क्या, तो फिर क्या आर 0.53 × n² अपान जेड, अरे तो वो तो जिंदगी खराब कर देगा। तो सीधा ये सॉल्व करें, ये टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। बोलो तरीका याद हो गया आपको, तरीका याद हो गया आपको।
तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस, दुगनी है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दो, आप टोटल एनर्जी। बोलो समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। एनर्जी इक्वल है, बट काइनेटिक एनर्जी साइन में प्लस है और टोटल एनर्जी साइन में माइनस होती है। ये भी माइनस होती है और ये भी माइनस होती है। तो ऐसा बड़ा सिंपल तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, फार्मूला लिखना हो तो उसका फार्मूला ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये लिख दिया। तो आप एनर्जी टोटल आपको मालूम है, ये है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया वैल्यू। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब बताओ, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ गए आप लोग को अच्छे से? क्या क्या आ सकते हैं इनमें? कभी ऐसा आ सकता है, हाइड्रोजन के तृतीय ऑर्बिट एवं हीलियम आयन के द्वितीय कक्षा की ऊर्जा का अनुपात। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि कक्षा की ऊर्जा का अनुपात क्या रहेगा। तो सोचो, कितना आसान। आप फार्मूला लिखते हो, ये फार्मूला लगा दो, E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एक बार हाइड्रोजन के लिए लगा दो, ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए लगा दिया, और यही क्वेश्चन हीलियम आयन के लिए लगा दिया। ये बराबर से कितना, 13.6। वैसे तो कैंसिल हो जाएगा, पर मैं लिख देता हूँ। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर हो गया, एन का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। डिवाइड कर दो, डिवाइड ये वाला ले लो, 13.6 इंटू जेड, हीलियम आयन के लिए जेड का वैल्यू 2 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, अपान 2 का स्क्वायर। कौन सी कक्षा दी है आपको? इसके लिए द्वितीय दिए, इसके लिए आपको तृतीय दिए, लिख दी तृतीय, ये लिख दी द्वितीय, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 13.6 से तो 13.6 से कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर से ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब आप जानते ही हो कि ये आ गया 1/9/1/1, तो ये आपका आंसर आ गया। ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 1:9। तो ये आपका इस तरह से कभी आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू आपको 2 बार 2 अलग अलग एटम के लिए यूज करना है। आ गया समझ में? आ गया बच्चों समझ में? तो कभी अनुपात आ जाए, कभी डिफरेंस आ जाए। डिफरेंस आ जाए, अपन ने अभी कैलकुलेट किया डेली 1, डेली 2, डेली इंफिनिटी तक सारा। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको बस 3 थोड़े से फार्मूलों पर ध्यान रखना, और मैंने सब पैटर्न भी आपको समझा दिए कि कहां पर आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको ये? तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन पर क्वेश्चन आए तो तुम टोटल एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर बाद में कोई सी एनर्जी कैलकुलेट करो।
चलो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, ये आपका एनर्जी से रिलेटेड सारी बातें थी और मुझे लगता है एनर्जी से रिलेटेड ये सारी बातें बिल्कुल आराम से समझ आ गई होंगी सब लोग को। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट, प्लांक क्वांटम थ्योरी। बहुत सिंपल है और फिर अपन आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम सिद्धांत का मतलब, क्वांटम का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। कल आपको मैंने समझाया था पिछली क्लास में, क्वांटम मतलब एक फिक्स अमाउंट का, कुछ भी चीज फिक्स अमाउंट की। अपन सांची का पैकेट लेने जाते हैं दूध का, भैया हमको एक पैकेट दे दो, फिक्स अमाउंट है उसका 400 ग्राम, बिल्कुल फिक्स। आप कोई सा भी पैकेट ले लो, 400 ग्राम का वो फिक्स है। तो ऐसा पैकेट, क्वांटम ऐसा पैकेट है ऊर्जा का जिसमें ऊर्जा का मान बिल्कुल फिक्स होता है, समझे, उसे हम बोलते हैं क्वांटम। तो पहली चीज तो क्वांटम का मतलब समझ गए। तो क्वांटम, क्वांटम ऊर्जा का वह पैकेट होता है, क्वांटम ऊर्जा का वह पैकेट होता है जिसमें ऊर्जा का मान फिक्स होता है। ठीक है, ये हमको बात समझना है क्वांटम की। जैसे बोलते हैं ना अपन क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर, क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर का मतलब, ऊर्जा स्तर का मतलब तो हो गया कक्षा, और क्वांटाइज का मतलब उसकी ऊर्जा निश्चित है, फिक्स है। पहली कक्षा हाइड्रोजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, -13.6 की तो है। अमेरिका में पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो, नेपाल में पढ़ो चाहे चीन में पढ़ो, ठीक है, समझ आ गया। मतलब वो फिक्स वैल्यू है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, मतलब फिक्स ऊर्जा वाला कक्षा। उसी तरह क्वांटम का ये मीनिंग हो गया। अब ध्यान से सुनो, प्लांक साइंटिस्ट है, प्लांक साइंटिस्ट कहता है कि किसी भी, जैसे ये मान लो सूर्य है, ये सूर्य है, तो इससे ये किरणें निकल रही हैं सूर्य से, और अपन जानते हैं सूर्य से तो कितने ही प्रकार की किरणें निकलती हैं, कोई सी भी। मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये सूर्य से फोटॉन निकल रहे हैं, ये फोटॉन निकल रहे हैं, फोटॉन। हो सकता है फोटॉन ये कम ऊर्जा वाला फोटॉन हो सकता है ये उससे ज्यादा ऊर्जा वाला फोटॉन हो। भाई सांची के दूध का पैकेट है तो वो 400 ग्राम वाला भी हो सकता है, 800 ग्राम वाला भी हो सकता है, 2 लीटर वाला भी हो सकता है, तो 2000 ग्राम वाला भी हो सकता है। अपन ने बोल दिया हमको 2000 ग्राम वाला दे, तो कोई पूरी दुनिया में कहीं से भी लो तो 2000 ग्राम का ही मिलेगा वो। तो बच्चों हमारा प्लांक कहता है ये हो गया फोटॉन, ये हो गया फोटॉन। ठीक है, तो किसी भी स्रोत से निकलने वाले फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन माने ये लाइट का कण, फोटॉन मतलब लाइट का कण। अरे भाई लाइट तो तरंग होता है, तो मैं आपको अगली क्लास में तरंग और कण सिद्धांत समझाऊंगा। तो लाइट का कण है फोटॉन, जो दोनों तरह से व्यवहार करता है, कण की तरह से भी करता है और तरंग की तरह से भी करता है। पर हमें प्लांक साहब ने फोटॉन को कण की तरह व्यवहार करने वाला बतलाया, कण की तरह। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत माने फोटॉन लाइट का कण है, और फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा ध्यान से सुनना, उसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है, सीधे समानुपाती होती है। माने एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ये, सीधे आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच ये आपका फोटॉन की ऊर्जा हो गई, ये फोटॉन की ऊर्जा। माने किसी भी फोटॉन से इतनी ऊर्जा एसोसिएटेड रहेगी, जहां पर एच का मान, एच होता है प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक जिसका मान होता है 6.66 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
ये होता है। और जूल को यदि आप अर्ग में बदलोगे तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट 6.66 इंटू 10⁻⁷, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁷ का, क्योंकि आप जानते हैं ना 1 जूल इक्वल टू होता है 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा आपका अर्ग सेकेंड, ये आ जाएगा आपका अर्ग सेकेंड। समझ आ गया? माने ये अब आप वैल्यू निकाल लेना, तो ये कितना आ जाएगा -27, ये आ जाएगा आपका 6.66 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड, जूल सेकेंड, अर्ग सेकेंड। तो ये आपका एच का मान होता है, जिसे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे वैल्यूज तो दी जाती हैं, पर फिर भी हमको जो खास कांस्टेंट है उनको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार नहीं दी जाती हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बच्चे को मालूम ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट, सब जानते हैं ये वाला फार्मूला, बोलो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फार्मूला सब जानते हैं। ये न्यू आवृत्ति है, तो न्यू इक्वल टू C अपान लैम्डा, माने आवृत्ति, आवृत्ति है ये प्रकाश का वेग है। जहां भी C लिखा होगा तो वो प्रकाश का वेग होगा, और ये तरंग दैर्ध्य है, ये तरंग दैर्ध्य है। तो आप न्यू का मान इसमें रख दो। जब यदि न्यू का मान आप इसमें रख दोगे तो आपको एनर्जी का नया फार्मूला मिल जाएगा, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा मिल जाएगा। फटाफट लिखें, तो E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ध्यान देना बच्चों, 1 बाई लैम्डा, ये फार्मूला भी सब जानते हैं। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू होता है वेव नंबर, ये वेव नंबर है, तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर है ये, तरंग संख्या, तरंग संख्या वेव नंबर है। तो 1 बाई लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। तो अगर आप ये hc बाई लैम्डा है, 1 बाई लैम्डा है, इसको अगर आप न्यू बार लिख दो 1 लैम्डा को, 1 बाई लैम्डा को, तो ई का नेक्स्ट फार्मूला फिर आ गया hc, और 1 बाई लैम्डा को न्यू बार, तो ये नया फार्मूला फिर मिल गया। तो अब आपको कभी क्वेश्चन आ जाए आवृत्ति के टर्म में तो आप सीधा लगा दो, अगर क्वेश्चन वेवलेंथ के टर्म में आ जाए तो आप h और c का मान तो सबको याद है ना, h तो मैंने लिख दिया था, c का मान तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका c प्रकाश का वेग हमेशा फिक्स रहता है। ध्यान से सुनना, प्रकाश का वेग, प्रकाश की कोई भी विकिरण हो, प्रकाश की कोई भी विकिरण हो, ध्यान से सुन लेना, नहीं तो कभी गड़बड़ कर दो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे वो दृश्य प्रकाश हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, प्रकाश का कोई भी लाइट, कोई भी रेडिएशन, उसका जो वेग होता है वह यही होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं तो कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार प्रकाश का वेग तो मालूम है, परंतु एक्सरे किस वेग से चलती है ये तो नहीं मालूम है। तो वो चाहे एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, चाहे वो दृश्य प्रकाश का, चाहे वो वायलेट VIV सब, रेड, ब्लू लाइट, येलो लाइट, कोई भी हो, लाइट का कोई भी रेडिएशन हो, समझ गए, उसका वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है ये, किसका वेग है? प्रकाश के किसी भी फोटोन का वेग, ये ध्यान रखना। तो अब आप ये 3 फार्मूलों का यूज करके निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनना,
ये फोटॉन की ऊर्जा है, एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन। जैसे मान लो एक पेन की ऊर्जा, एक पेन की कीमत, एक पेन की 100 पेन, तो अपन 100 से, अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 100 पेन की 100 इंटू 10, तो एक मोल की, एक मोल को अपन बोलते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर। अगर तुमको एक मोल की बात, अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, एक फोटॉन की, यहाँ पे एक लिख लेना, ये सब एक के लिए है। यदि मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक मोल फोटॉन की मैं बात करूं, एक मोल, एक मोल फोटॉन की ऊर्जा, तो तुम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी अपन ने ई निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यदि यहाँ पे निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊर्जा आ जाएगी एक मोल फोटॉन की। लिख दिया मैंने, एक मोल फोटॉन के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना, और एवोगैड्रो का मान सबको मालूम होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी बुक में 23 लिखा रहता है, तो इससे डरना नहीं, पॉइंट इसके बाद 0 फिर 2 फिर 3 है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता Na का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक मोल फोटॉन की ऊर्जा कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको दोबारा लिख लें ताकि गलती ना हो आपसे। एक मोल दिया जा रहा है कि एक फोटॉन दिया जा रहा है, यदि एक फोटॉन दें तो इसको हटा दीजिए, यदि एक मोल दें तो इसका मतलब उसने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके आपको ऊर्जा का मान दिया हुआ है। चलिए, अब आप धूप में खड़े हो गए, आप ये खड़े हैं धूप में, ये आप धूप में खड़े हैं भाई साहब, ठीक है, आपने धूप में खड़े हैं, ये फोटॉन जा रहा है, ये देखिए ये फोटॉन जा रहे हैं, और आपने ग्रहण कर लिए ये 2 फोटॉन, ठीक है, ये 2 फोटॉन। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आधा फोटॉन ग्रहण किया, आधा फोटॉन कभी कोई ग्रहण नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं, इलेक्ट्रॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, वो पूरा का पूरा फोटॉन ग्रहण करता है, वो फोटॉन पूरा ग्रहण करता है। या कमरे में यार क्लास लग रही है, ये क्लास लग रही है, एक स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट आया, तीसरा स्टूडेंट आया, अब बताओ ये स्टूडेंट की हाइट 3 फीट है और इस स्टूडेंट की हाइट 6 फीट है, तो आप इसे 2 स्टूडेंट मानोगे और इसे एक, ऐसा तो नहीं मानोगे। आप क्या बोलोगे, एक स्टूडेंट आया, 2 आए, 3 आए, ऐसा आप बोलोगे। तो क्लास में स्टूडेंट आता है, वो चाहे छोटा बड़ा हो, कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। उसी तरह फोटॉन आता है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो कम हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने प्लांक ने क्या बोला कि कोई भी बॉडी यदि ऊर्जा ग्रहण करती है तो वह इंटीजर मल्टीपल ऑफ फोटॉन के टर्म में ही ग्रहण करती है, एक पूर्णांक के टर्म में ही ग्रहण करती है। तो लिखिए, प्लांक के अनुसार कोई पिंड, बॉडी, पिंड ऊर्जा ग्रहण या उत्सर्जन, ऊर्जा ग्रहण या उत्सर्जन करता है तो वह फोटॉनों के पूर्ण गुणांक के रूप में ही करता है। अब ए बॉडी कैन
transmit or gain energy in terms of integral multiple of quantum। ये फोटॉन भी लिख सकते हो या क्वांटम भी लिख सकते हो, क्वांटम के पूर्ण गुणांक के रूप में ही करता है मल्टीपल इंटीजर। जैसे एक फोटॉन, दो फोटॉन, तो E इक्वल टू एच न्यू। यहां पर मैं n लिख रहा हूं, n का मान एक फोटॉन हो सकता है, दो फोटॉन हो सकता है, तीन फोटॉन, चार फोटॉन। n का मान ऐसा नहीं 1.3 फोटॉन, 2.1 फोटॉन, 3.5 फोटॉन, 4.9 फोटॉन, ये नहीं होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक स्टूडेंट की हाइट 6 फीट है और एक की हाइट 3 फीट है। इसे दो स्टूडेंट मान लें और इसे एक, ऐसा नहीं चलेगा, समझ गए? तो कोई भी बॉडी फोटॉन के ही रूप में एक या दो या तीन इस तरह से ऊर्जा ग्रहण करती है या त्यागती है। तो आप इसे लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस बात को अच्छे से समझना। अब देखो, अब सपोज तुम धूप में खड़े हो गए, और तुमने ये एक फोटॉन ग्रहण कर लिया। ये टकराया फोटॉन, यहां से ये फोटॉन टकरा रहा है। चलिए मैं ये फोटॉन बना देता हूं। ये फोटॉन आपसे टकराया, टकराने वाला फोटॉन है। ठीक है, ये फोटॉन टकराया, इस फोटॉन की कुछ ऊर्जा आपने अवशोषित कर ली। ठीक है, और जैसे ही आप थोड़ा कमरे में आए, बाहर से कमरे में आए, तो आपने कुछ ऊर्जा निकाल दी, कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया। तो अभी आपको मैंने बोला कि फोटॉन जाएगा, उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग उत्सर्जित हो जाएगा। तो हम तीनों बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये E है, ये अवशोषित होने वाला फोटॉन है, ये टकराने वाला फोटॉन है, इसकी ऊर्जा अपन ने E मान ली। ये अवशोषित हो गई, इसमें से E अवशोषित हो गया, ये मान लिया अवशोषित ऊर्जा, और ये मान ली मैंने ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा, ये उत्सर्जित हो गई। अब दिमाग लगाओ, इसको आप E मान लो, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, तो ये दोनों के सम के बराबर है। इसी से कुछ पार्ट अवशोषित हुआ और इसी का कुछ पार्ट उत्सर्जित हुआ, इसी से कुछ पार्ट अवशोषित हुआ और कुछ उत्सर्जित हुआ। तो अवशोषित फोटॉन, उत्सर्जित फोटॉन और ये टकराने वाला फोटॉन। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर न्यू के टर्म में आया तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2 और एच कॉमन है तो एच न्यू 1 प्लस न्यू 2 ये आ जाएगा। अगर आपको एच से ये एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। अगर आपको अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा निकालनी हो या उत्सर्जन की निकालनी हो, जिसकी भी निकालना हो, मान लो आपको उत्सर्जन की निकालना है तो न्यू 2 इक्वल टू न्यू माइनस न्यू 1, ये आप कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगी। अगर आपने इसकी E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखा, एच सी बाई लेमडा, तो इसका हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 1 और इसका हो जाएगा एच सी बाई लेमडा 2। इन दोनों का सम इसके बराबर है और दोनों में एच सी कॉमन है, तो एच सी से एच सी, दोनों में एच सी कॉमन है, तो 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 ये आ गया। एच सी से ये एच सी कैंसिल हो गया, तो बच्चों 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, देखना जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अभी आपको लेमडा 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 1 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो।
बोलो समझ आ गई दोनों बातें? तो कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई लैम्डा टू क्या है, तो 1/λ2 इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ1। तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये बात समझा दी और बहुत सिंपल है ही। तो बताओ प्लांक क्वांटम थ्योरी की ये बात समझ आ गई आप लोग को? क्यों बच्चों? तो इसे आप तैयार कर लीजिए, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब कल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अगले क्लास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, पूरा परमाणविक स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, और बोर के बाकी की कुछ बातें और रह गई हैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और साथ में क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरी एक क्लास ले लेगा, तो बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसका पूरा बेस आपका तैयार कर दिया है मैंने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बताइए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है आज की क्लास में? सब समझ आ गया आप लोग को? आप कर दें?